एक छोटे से कार्यकर्ता से आज आपने निकलकर मध्य प्रदेश की एक बड़ी कमान को संभाला है। ये सफर आपका कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसे हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, अन्य दलों से अलग। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है भाजपा द्वारा, इसका निर्वहन आप किस रूप में कर रहे हैं? काम दिया है, उस काम में सभी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर वरिष्ठों के मार्गदर्शन में और पार्टी का क्या डायरेक्शन है उसे समझते हुए काम करना। उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की जो आज स्थिति है, 70 साल पुरानी इतनी बड़ी पार्टी, क्या उसका केवल एक आदमी जिम्मेदार है, राहुल जी गांधी? देखिए, राहुल जी भी जिम्मेदार है और जो इस दुनिया में नए नए स्वर्गीय हो गए जिनकी बात हमको नहीं करनी चाहिए, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विद एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके सफर की बात करूं तो संघ के शाखा के साधारण से कार्यकर्ता से लेकर मध्य प्रदेश के प्रदेश स्तर तक का सफर उन्होंने तय किया। शुरुआती रूप में वो एक साधारण कार्यकर्ता रहे और छात्र नेता के रूप में उन्होंने उनकी राजनीति की शुरुआत की। युवा मोर्चा के जिला संयोजक के रूप में उन्होंने अनेक कार्य का निर्वहन किया। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उनके अनुशासन और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। उनकी कार्यनिष्ठा को देखते हुए मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों ने उन्हें एक जिले का मुख्य भार सौंपा। नीमच के जिला अध्यक्ष के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष रहे। यही कारवां रुका नहीं, कारवां आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा और आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नीमच को एक गौरव हासिल उन्होंने कराया है। मैं आपको सीधे मिलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से जो कि आज नीमच की भाजपा कार्यकर्ताओं के, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। परम आदरणीय माननीय पवन जी पाटीदार साहब, आपका इस पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक साधारण कार्यकर्ता से एक कहते हैं मध्य प्रदेश का एक अंतिम छोर है नीमच जिला, उसके एक छोटा सा गांव है मांडा, वहां से आप निवासरत रहे। एक छोटे से कार्यकर्ता से आज आपने निकलकर मध्य प्रदेश की एक बड़ी कमान को संभाला है। ये सफर आपका कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसे हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, अन्य दलों से अलग। इसलिए इस दल में छोटा कार्यकर्ता हो, साधारण गांव से आने वाला कार्यकर्ता हो, छोटे जिले से आने वाला कार्यकर्ता हो, इन सब बातों का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि कैसे कार्यकर्ताओं को शुरुआती दौर से सिखाना, समझाना, उन अनुशासन में ढालना, संस्कारों को देना और एक कार्यकर्ता को तैयार करना। और उसके बाद हर कार्यकर्ता को अपनी अपनी भूमिका कि किस भूमिका में कौन कार्यकर्ता सही से काम कर सकता है वैसा चयन करना। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और ये अन्य दलों से बहुत अलग तरीके से काम करती है। यहाँ परिवारवाद नहीं होता, यहाँ कार्यकर्ता का चयन होता है। तो आज पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इस भूमिका में काम दिया है। निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ नेतृत्व का, सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर ये विश्वास जताया है। मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे इस बात का एहसास भी है कि ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिस पर एक बड़े व्यापक रूप से बड़े व्याप के बीच में मुझे इस मध्य प्रदेश में काम करना है और जिसे ठीक से करने का प्रयास मैं निश्चित रूप से करूँगा। जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। भाजपा ने हमेशा कार्यशैली को देखा है, ना कि व्यक्ति विशेष को। मेरे से ज़्यादा ये बात आप जानते हैं और आपने महसूस भी की है।
आपकी अनुशासन से कार्यशैली को देखते हुए आपको आज ये पद मिला है। मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जो नियुक्ति आपको मिली है उसने नीमच को गौरवान्वित किया है। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है भाजपा द्वारा, इसका निर्वहन आप किस रूप में कर रहे हैं? पार्टी जब काम देती है, पार्टी की अपेक्षा निश्चित रूप से और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता से रहती है कि जो काम दिया है उस काम में सभी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर, समन्वय के साथ में, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में और पार्टी का क्या डायरेक्शन है उसे समझते हुए काम करना। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर जो मुझे 2-2.5 महीने हुए हैं उसमें मैंने कार्यकर्ताओं को समझने का, प्रदेश के अन्य अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलने का, उनसे मित्रता करने का, और कुछ जिलों में इस दौरान जाना हुआ है। तो प्रवास के दौरान उन जिलों के जो हर जिले का अपना अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव को समझने का, और अभी मैं उस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। आगामी आने वाले समय में और संगठनात्मक प्रवास नीचे होंगे, तो जैसा मार्गदर्शन वरिष्ठों का होगा उस अनुसार हम नीचे तक पार्टी के विचार को, और जिन जगहों पर आज भी आवश्यकता है, जो समाज आज भी कहीं न कहीं हो सकता है बड़े व्याप पार्टी का है और बड़ा जुड़ाव पार्टी से आज आम जन का है, उसके बाद भी अगर कहीं कोई वर्ग छूटा है या उसमें प्रतिशत कुछ छूटा है तो उसको हमसे जोड़ने का काम करेंगे। जी, आप एक नीमच के छोटे से जिले से निकल के आज सीधे प्रदेश स्तर पर 230 विधानसभा का आप निर्माण कर रहे हैं। आई थिंक अक्टूबर 2025 में आपको भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पदभार मिला था। कुछ ही महीने आपने इसमें कार्य संभाला है। क्या कौन सा ऐसा पल रहा है जिसने आपको प्रेरणादायक पल हो? भारतीय जनता पार्टी में प्रेरणा देने वाले कई पल रहते हैं, और वो प्रेरणा भी दे जाते हैं, सिखाते भी हैं, समझ को भी विकसित करते हैं। और जब हम काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी की जो दिनचर्या देखते हैं जी, उनका देश के प्रति डेडिकेशन देखते हैं, बिल्कुल सही। तो उससे बहुत प्रेरणा हम लोगों ने, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने जीवन में ली है कि राष्ट्र पहले और दल बाद में, इस सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है और एक डायरेक्शन के साथ काम करती है तो कितना बड़ा बदलाव देश के अंदर, वही साधन, वही संसाधन, वही लोग जो पहले भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में थे, देश चलाने के लिए उन व्यवस्थाओं में थे, और वही सब टेक्नोलॉजी थी, वही देश था, पर फिर भी देश पीछे था। आज उन्हीं सब संसाधनों का और उन्हीं उसी अगली पीढ़ी से लेकर उस पीढ़ी के स्किल को डेवलप किया, एक आत्मविश्वास भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज देश दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने वाली भूमिका में आया। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जीवन शैली को, उनकी कार्यप्रणाली को देखकर मुझे मेरे जीवन में काफी प्रेरणा मिली है। जी, अभी जो आपको पद मिला, इससे पहले आपके पास नीमच जिला भाजपा अध्यक्ष का पद था। उस दौरान 3 विधानसभाओं का आपने नेतृत्व किया। उसी दौरान आपने तीनों विधानसभाओं पे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। कह सकते हैं आप पहले ऐसे जिला अध्यक्ष रहे हैं जिनके कार्यकाल में सभी चुनावों में आपको प्रचंड बहुमत से जीत मिली। इसी को देखते हुए आज आपको प्रदेश स्तर की जो जिम्मेदारी मिली है, वहां 230 विधानसभाओं में नेतृत्व के लिए एक पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बहुसंख्या में है। आपकी क्या प्लानिंग रहेगी आगे की? पहले तो जो जिले का आपने कहा, तो हमारा जिला पहले से वैचारिक रूप से बड़ा समृद्ध जिला है जी। शुरू से हम ये कहें कि जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो शुरू से वैचारिक रूप से बड़ा पुष्ट जिला है ये। तो इसलिए यहाँ जिन हमारे वरिष्ठों ने, पुरखों ने, मुझसे पहले जिन लोगों ने काम किया है, उन्होंने यहाँ जिस प्रकार से इस पौधे को सींचा है, तो यहाँ चुनाव जीतना या चुनाव जिताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई हमारे कार्यकाल में कोई नगर पंचायत है, जनपद है, हमने जीत ली या विधानसभाएं जीत ली।
तो यहाँ पहले से ही ये जिला बड़ा पुष्ट है उस सब मामले में। पर मुझे लगता है कि जब हम प्रयास करते हैं कि नीचे के कार्यकर्ताओं को सुनना, समझना, जो जिम्मेदारी पर कार्यकर्ता है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता बड़े मन से, बड़े भावनाओं के साथ काम करता है। यहाँ खुद के स्वार्थों को बहुत पीछे रखकर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। तो जब उसको समझते हैं, सुनते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं, और जब सब कार्यकर्ता एक साथ लगता है जी, तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आते हैं। तो मेरे कार्यकाल के समय पर भी जब सभी कार्यकर्ता जब एक साथ लगे, पदाधिकारी एक साथ लगे, दायित्ववान लोग सब एक साथ लगे, तो नगर पंचायतें, जनपदें, जिला पंचायतें, सभी विधानसभाएं, लोकसभा, सभी में कहीं न कहीं सब लोगों के एक डायरेक्शन में चलने के साथ, ठीक प्रयासों के साथ, परिश्रम के साथ जब कार्यकर्ता लगा, तो वो सारे परिणाम जो आपने कहा कि जब मैं जिलाध्यक्ष रहा, तो उन परिणामों के पीछे अगर कोई है तो हमारी सबकी सामूहिकता है और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का समग्र विचार है और समग्र प्रयास है। आज जब हम इस भूमिका में काम कर रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश भर के अंदर पिछड़ा वर्ग के बीच में काम करना है, तो कोई भी चीज का फॉर्मूला बदलता नहीं है, उसमें कोई आंशिक फर्क आता है। आज भी बात वही है कि कैसे हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं, कैसे नीचे तक के कार्यकर्ताओं को भावनात्मक सम्मान दे सकते हैं। कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे गले लगा सकते हैं, उसे निश्चित ये लगना ही चाहिए। और हमारी पार्टी में वो होता भी है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार हम कहने के लिए नहीं कहते, हम उसे अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए और वैसा जीने का प्रयास हम करते हैं। और जब वैसा जीने का प्रयास करते हैं तो वो कार्यकर्ता उतने ही मनोभाव के साथ में जब वापस उसके जिले में जाता है या फिर हमसे मिलने के बाद जब वो काम में लगता है, तो यहाँ सिर्फ सम्मान का भूखा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि उसे उचित सम्मान मिले। उसके अलावा इस यहाँ का कार्यकर्ता अद्भुत कार्यकर्ता है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जो सिर्फ स्नेह सम्मान उसे मिल जाए तो, और वो सिर्फ देश के लिए, देश के हित के लिए, अंतिम व्यक्ति के हित के लिए, समाज के लिए काम करता है। तो आज भी मैं कोशिश करूंगा कि इस भूमिका में भी मैं नीचे तक का कार्यकर्ता जो पूरे मध्य प्रदेश भर के अंदर है, अलग अलग भूमिकाओं में है, कोई जिम्मेदारी पे है, कोई जिम्मेदारी पे नहीं है, उन सभी कार्यकर्ताओं से स्नेह, संवाद, समन्वय बिठाते हुए हम पूरी पार्टी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए जो हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, उस लाइन पर चलते हुए हम लोग नीचे तक के हर वर्ग, हर समाज को जोड़कर, कार्यकर्ताओं को जोड़कर और अच्छे परिणामों की दिशा में पार्टी को ले जाने का प्रयास करेंगे। जो एक मोर्चे की भूमिका होनी चाहिए, एक पार्टी को ताकत देने का काम एक जो मोर्चे का होना चाहिए, वो हम करने का काम करेंगे। जहां पर कहीं पर आज भी कोई मंडल हमारा अगर कमजोर है, कोई विधानसभा अगर में आज भी काम करने की आवश्यकता है, तो मोर्चे की क्या भूमिका हो सकती है, वो वरिष्ठ नेतृत्व से समझकर और मोर्चा उन भूमिकाओं का निर्वहन पूरे मध्य प्रदेश में करेगा। जी, आपने अभी बात की इसलिए संवाद समन्वय, आपने भली भांति इसको निभाया था, आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि समन्वय में कमी होना, अंदर की गुटबाजी होना, चेहरे पे तो हंसबोल के भाव और अंदर ही अंदर कटाक्ष पैदा होना, इन चीजों से कैसे अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उभरेंगे? कैसे अब समन्वय आप प्रदेश स्तर से नीचे कार्यकर्ताओं तक स्थापित कराने में आपके प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, इसमें दो बात है। क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मन में हमारे किसी की भी कोई बहुत कड़वाहट आती है, और परिवार इतना बड़ा है कि सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी काम को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर चूंकि डायरेक्शन एक है इसलिए समन्वय स्थापित करना बहुत कठिन नहीं रहता है, क्योंकि मन के भाव एक रहते हैं। और आज भी समन्वय ऐसा बहुत परेशानी नहीं रहती, पर मैंने जैसा कहा परिवार बड़ा है। जब हम 4 लोग 5 लोग एक परिवार में होते हैं तो भी 2 भाई अलग अलग तरीके से सोचते हैं, माता पिता अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग जनरेशन अलग अलग तरीके से सोचती है। तो ये निश्चित रूप से होता है, पर हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती। और उसके बाद भी अगर कोई बात है तो हम सब लोगों में एक प्रक्रिया है, हम सब बैठते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं, और हर स्तर पर अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता बैठते हैं, और सब समाधान परिवार के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों का निकाल लिया जाता है। इसलिए कोई चीज़ें ऐसी भी अगर इस सफ़र में आएगी
तो उसमें भी हम समन्वय की सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए, क्योंकि जब हम जैसा सोचने लगते हैं निश्चित रूप से उसका प्रभाव अन्य कार्यकर्ताओं पर भी जाता ही है। सही बात है। और बहुत सारे जीवन हमारे अनुभव हमारे जीवन में भी रहे होंगे, कहीं हमसे भी कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी, क्योंकि काम करते हुए व्यक्ति से होती है जब आदमी चलता है तो ही गिरता है, जो घर से निकलता ही नहीं है, जो चलता ही नहीं वो गिरता भी नहीं, मंजिल पर भी नहीं पहुंचता है। तो ये पार्टी चलती है, पार्टी काम करती है, और काम करते वक्त कोई छोटी मोटी बात हमारी आपस में होती है तो हम लोग बैठकर इन चीज़ों का समाधान निकाल लेते हैं। कोई चीज़ें रहेगी तो उनके भी समाधान हम सब निकालेंगे। आज सर भले ही आप प्रदेश स्तर पे कार्यरत है, लेकिन नीमच आपकी स्थली रही है, नीमच में ही आप जन्मे हैं। नीमच को लेकर अब विकास की ओर क्या आपकी सोच है? देखिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है, होते भी रहना चाहिए और होने के बाद उसकी मांग भी रहना चाहिए, क्योंकि मांग है इसका मतलब उम्मीद है जी। कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक थी, बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कई सड़कें टूटी थी तो कहीं बिजली व्यवस्थाएं नहीं थी, कहीं पानी घर तक नहीं था, कहीं बिजली हर घर तक नहीं थी, क्योंकि एक संकल्प के साथ कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प के साथ काम करी। नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, एक संकल्प है, माननीय मोहन यादव जी का एक अपना विजन है कि जब कुंभ होगा तो कुंभ में लोग शिप्रा में डुबकी लगाएंगे, तो शिप्रा का पानी कैसे और साफ हो सकता है। जिनने बड़ी परियोजना लाकर और उसके अंदर जो गंदा पानी जहाँ से आता था उसको रोका, और स्वच्छ जल कैसे रहेगा जब बरसात का पानी कैसे स्टोर होगा। तो एक ये डायरेक्शन है कि हमारा नेतृत्व किस प्रकार से सोच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ चलती है और विकास उसका एक प्रमुख एजेंडा है कि विकास लगातार होना चाहिए, और विकास के साथ साथ हम हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी कैसे हम उभारते हुए, क्योंकि वही है जिसने इस भारत को आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियां भारत माता ने झेली, उसके बाद भी आज ये खड़ा है और उसी भूमिका में खड़ा है। और आज समृद्ध भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत, उस दिशा के अंदर भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। तो विकास होता आया है और भाजपा के कार्यकाल में ही विकास हुआ है, जिसे हम जितना गिनाए उतना कम है। और जहाँ जो कोई आवश्यकताएं हैं, हमारे जनप्रतिनिधि सजग हैं विकास को करने के लिए, और हम सभी पूरा संगठन उनके साथ खड़े, उनके बैक में खड़े हैं। तो जहाँ जो आवश्यकता होगी, नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जो लगेगा कि ये विकास की दृष्टि से जरूरी है, वो हमारी सरकार सोचती है और आगे भी सोचेगी। जी। जिला अध्यक्ष के रूप में आपने पिछले चुनाव में विधानसभा सीट की भी दावेदारी की, ऐसे ही आपने 2013 के चुनाव में भी दावेदारी की थी। आपने टिकट के लिए 2018 में प्रयास किए थे। निरंतर प्रयास आपने किए और आपको भाजपा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला। क्या निराशा मन में उत्पन्न हुई होगी? कैसे भाव मन में उत्पन्न हुए होंगे? और कितना धैर्य आपने संभाला होगा और कितना धैर्य रखा तो आपको वो पद मिला जो शायद आपने सोचा भी ना हो। क्या इस पे आप क्या बात बताना चाहेंगे उन युवा कार्यकर्ताओं को जो पद चाहते हैं और उनको किसी कारणवश नहीं मिल पाता है? क्या बोलेंगे सर? पहली बात तो कि टिकट मांगा था तो मांगने की परंपरा भाजपा में हमारी पार्टी में नहीं है, पर हाँ काम करता है कार्यकर्ता तो उस पर विचार होता है, क्या उम्मीद रहती है और विचार होता है पार्टी का, तो हो सकता है। और 2013 में चूंकि मैं जिला पंचायत का सदस्य था, मैं लगातार वर्किंग में था और वो थोड़ा बहुत सोच में रहता भी कि हाँ कहीं पार्टी है, कहीं ये अवसर मिलता है और ये अधिकार भी है कार्यकर्ता का जी बात कहना, उचित प्लेटफॉर्म पर कहना। तो परंतु ये भी हमको समझते हुए काम करना चाहिए कि हम मूल रूप से बेसिकली हम विचार के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली हम काय के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर कोई भी निराशा जब कोई चीज नहीं मिलती तो नहीं आती है, क्योंकि हम काय के लिए मूल रूप से काम कर रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, किस विचार के लिए हम काम कर रहे हैं। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बड़ी कोई नाराजगी मन में आ जाना या कोई बात मन में आ जाना ऐसा नहीं होता। चाहे 2013 में परिस्थिति बनी हो, 2018 में भी कोई परिस्थिति बनी हो, और हमें भी बहुत बार नहीं मालूम रहता है कि हमारे लिए कोई विचार चल रहा है, पर बहुत बार मन के भाव कार्यकर्ता के रहते हैं, ठीक है आज यहाँ विचार हो जाए, ऐसा हो जाए, पर मांगना वो परंपरा हमारे यहाँ सीधी सीधी नहीं है। 2023 में परिस्थिति बनी होगी, पर कुल मिला के पार्टी है, हम अगर सीधे नाक की सीध में काम पे अगर लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पार्टी एक कैलकुलेटेड पार्टी है जी। पार्टी एक स्ट्रक्चर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हजारों आंखें हमको काम करते हुए देखती है। तो हम जब
पार्टी की अपेक्षा अनुसार एक कार्यकर्ता जब काम करता है, क्योंकि यहाँ भाजपा की जो अपेक्षा एक कार्यकर्ता से रहती है उसके कई अपने मायने हैं। एक नागरिक अनुशासन में आप काम करते हैं नहीं करते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह आप समाज के बीच में रहते हैं नहीं रहते हैं, आपके चरित्र या आपका जो एक काम करने का तरीका है समाज के बीच में वो कैसा है। तो सभी चीज़ें बहुत प्रकार से आकलन होते हैं, और इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम लोगों को अंतिम में जाकर एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में देश का विचार प्रमुखता से है या हमारा सिर्फ खुद के लिए विचार है, और जो पार्टी का विचार है जो अल्टीमेटली आखिरी में जाकर एक समृद्ध देश बने, एक विकसित देश बने, उसको लेकर है। तो हमारा उसका सोच की दिशा क्या है वो महत्वपूर्ण है। टिकटों का मिलना, अवसरों का मिलना, अवसरों का नहीं मिलना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो पार्टी का अपना एक तरीका है उन सब पर विचार करने का, किस कार्यकर्ता को क्या देना है। इसलिए बहुत ज़्यादा वो भाव आए भी नहीं। और मैं तो आज बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी निश्चित रूप से घटी होगी, और जब घटी होगी तो मुझे बाद में लगा होगा कि यार ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में अपने से कहीं कहीं कोई चीज़ अगर छोटी बड़ी हुई है तो यार ये नहीं होनी चाहिए थी, हमको ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। तो वो एक ठीक करना भी एक लगातार प्रक्रिया है, उसमें कभी बहुत घबराना नहीं चाहिए, बहुत शर्माना नहीं चाहिए, या उस पर बहुत अड़े नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैंने जो किया वो ठीक है, होता है। अगर हम जब ठीक करते हो उस प्रक्रिया में चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में, एक अच्छे नागरिक की भूमिका में जब हम काम करेंगे तो पार्टी स्वाभाविक रूप से अलग अलग भूमिकाओं में आपको काम देती रहेगी। इसलिए वो विचार पार्टी का है, ये अपना नहीं है। जब आप हम सोच लेंगे तो कभी कोई निराशा मन में नहीं आएगी। जी, बहुत अच्छी सीख आपने आपके कार्यकर्ताओं को दी है, और निश्चित तौर पे नीमच जिले ही नहीं प्रदेश स्तर पे अनेक युवा के आप आइडियल हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका आइडियल नेता कौन है? हमारा आइडियल नेता नहीं, हमारा आइडियल विचार है। और नेता के रूप में तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, अन्य अन्य हमारे संगठनों में भी है, मातृ संस्था में बहुत लोग हैं जिनको हम देखकर और हमें लगता है कि ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि बड़ा जिसको बोलते हैं कि एक संकल्प के साथ भी जीते हैं जी। एक सोच के साथ जीते हैं। सिर्फ 2 कपड़ों का बैग है और 2 कपड़ों के बैग में पूरा जीवन निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। जिसने घर नहीं बसाया, परिवार नहीं बसाया, पूर्णकालिक भूमिका में पूरा समय और पूरा जीवन समाज को दे दिया, देश को दे दिया। तो इसलिए हम आइडियल की अगर बात करेंगे तो सच में ये सिस्टम और इस सिस्टम को खड़ा करने वाले, काम करने वाले लोग हमारा आइडियल है। इसका विचार हमारा आइडियल है। जो एक भगवा ध्वज है जी, वो हमारा आइडियल है। ये ऐसा है कि जिसे शब्दों में शायद समझाया नहीं जा सकता, पर बहुत बार देखते हैं और उन सबको जब काम करते हुए देखते हैं हमको लगता है किस लिए कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी वो विचार जाता है यार कि इनका आगे क्या होगा, ये व्यक्ति जो काम कर रहा है इसका एक उम्र के बाद क्या है, पर फिर भी इतने मन से व्यक्ति काम कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, कोई मन में भाव नहीं, कोई मन में स्वार्थ नहीं है। तो अपने आप में ये विचार और ये काम का तरीका और ये सिस्टम आप जब बहुत गहराई से और करीब से देखेंगे तो वो ही आपका आइडियल हो जाएगा। और जीवन को उस तरीके से जीने का अंतर मन से एक भाव प्रकट होने लग जाएंगे दिन प्रतिदिन। जैसे आप समझने की दिशा में जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि समझने की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ऐसा क्या है। जब हमें समझ में आती है तो हम लोग वैसा जीने की खुद भी इच्छा होने लगती है। वो भी एक समय के साथ होता है। हो सकता है आज से 20 साल पहले मैं उतना नहीं सोच पाता हूँ, पर जो हम उनको करीब से देखते हैं, समझते हैं, तो मैंने कहा ना जैसे कि कुछ चीजें अपने को भी लगती थी यार क्या होता है, पर धीरे धीरे जब हमने सोचा नहीं यार होता है, अपने को लगता है तुमने ये बोल दिया तो क्या हो गया, फिर अपने को लगा कि ये ठीक बात नहीं थी। जब हम ऐसा, तो बहुत सारी हमारे यहाँ तो इतना आइडियल है कि जिसकी कमी ही नहीं है। सही बात। लोग हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। तो ये एक अद्भुत सिस्टम है जो भाजपा का है, हमारे विचार संगठनों का है, वो अपने आप में ही हमारे लिए आइडियल है। हम देखते हैं कि कोई राजनीति में कदम रखता है तो उसके परिवार में भी कोई राजनीति में रहा होता है। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत करते हैं बिना पारिवारिक बैकग्राउंड के। मैं जानना चाहूंगा कि आपके भी ऐसे ही रहा, आपके परिवार में कोई राजनीति में पहले से था या संघ से कोई जुड़ा हुआ था,
जिनसे प्रेरणा लेके आप भी राजनीति में और संघ से ही जुड़े हैं? देखिए, संघ और विचार से तो वर्षों से चाहे मेरे बड़े पिताजी थे जिनका स्वर्गवास हो गया, मनोहर जी पाटीदार, जी। तो वो इसी विचार से जुड़े थे। मेरे पिताजी 72 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में रहना, तो वैचारिक रूप से तो परिवार बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। और सामाजिक गतिविधियों में तो मेरे पिताजी, परिवार हमारा, जो कि शांतिलाल जी पाटीदार मेरे पिता हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक पिता जिसने ऐसे संस्कार दिए कि कुछ मत सोचो, अपना मत सोचो, अपन करो, देश और समाज के लिए करो। नीचे आपके सामने बहुत ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए जब आप उनकी सेवा के भाव को मन में ले आओगे तो आप मंदिर भी नहीं जाओगे तो भी बहुत पुण्य प्राप्त कर लोगे। तो पिताजी से बहुत सारे वैसे विचार मिले। तो सामाजिक रूप से तो बहुत सक्रिय मेरे पिताजी रहे हैं, मेरे परिवार रहा है। राजनीतिक रूप से बात करें तो अच्छी पृष्ठभूमि मेरी रही है जिले भर के अंदर, और फिर उनने जो शिक्षा दी उससे हम लोग काम करते रहे। तो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी रही है, भली बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही हो, पर सामाजिक काम और उस भूमिका में बहुत इतना काम पिताजी ने किया है, शायद वो मैं मेरे जीवन में कर भी ना पाऊँ। तो इसलिए वो सब कुछ तो सीखा ही है, परिवार से वो संस्कार तो मिले ही मुझे। बड़ा ही गर्व महसूस करते होंगे आज पिताजी जिस रूप में भी है, वो आपको देखते होंगे तो उनको गर्व होता होगा कि जो संस्कार मैंने दी है उसी का निर्वहन करते हुए आप सबकी सेवा भाव रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। नीमच एक छोटे से जिले से भोपाल की भागदौड़ भरी जिंदगी अचानक से आपके जीवन में आई, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सही बोल रही हो आप। शुरू में तो थोड़ा सही में लगता है, पर ये आदत में है मेरे भी। और मैंने कहा परिवार अगर नहीं साथ खड़ा है तो आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो परिवार का और अन्य अन्य जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का तो जितना धन्यवाद करो उतना कम है। और इस भूमिका के बाद अगर मेरे पिछले 2.5 महीने, पौने 3 महीने जो समय निकला है, ये बात सच है क्योंकि नई भूमिका को नए तरीके से सीखना पड़ता है। हम पार्टी समझते हैं, पार्टी सिस्टम समझते हैं, संस्कारों को समझते हैं, क्या करना है वो समझते हैं, पर फिर भी जब कोई भूमिका बदलती है तो उसको फिर थोड़ा हल्का फुल्का 10-20% का जो समझने की आवश्यकता रहती है, तो उसको करना। नीमच 450-500 किलोमीटर दूर है। हर तीसरे चौथे दिन भोपाल जाना है। भोपाल के अलावा अन्य जिलों में भी जाना, तो दूसरे जिले भी दूर हैं, पर अपने आप में जब काम करने की इच्छा शक्ति रहती है तो न थकान महसूस होती है, न आना जाना महसूस होता है, न 500-1000 किलोमीटर दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। सिर्फ एक चीज दिखती है कि पार्टी ने विश्वास जताया है और उस विश्वास पर खरा उतरना है। तो सर, ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के लिए कुछ क्षण कैसे निकाल पाते हैं आप? कोशिश करता हूँ। कल आया भोपाल से, फिर कुछ जरूरी शादियों में जाना था, सब में नहीं जा पाता हूँ, उसके लिए भी फिर माफ़ी भी मांगता हूँ। जब बाद में मिलता हूँ, जब बाद में चले जाता हूँ। तो 2-1 शादियों में कल गया, मेरे मित्र के परिवार में भी शादी थी, तो मैं 2 परिवारों में शादी में गया। शाम को आने के बाद फिर मैं एक जगह बैठने गया, गर्मी में गया मैं, और फिर मुझे लगा कि यार अब घड़ी की 9 बज गई है। तो मैंने रास्ते में आते आते परिवार में फ़ोन लगाया सबको, भतीजे को, पत्नी को, दीदी को, जो घर पे उस समय थे। मैंने सब तैयार हो जाना, अपन कॉफी पीने चलेंगे। अपना शहर छोटा सा है, तो गाड़ी में सब बैठे काफी हंसी मजाक करते हुए अपना बाईपास पर जो आज के लिए कॉफी वाले वाली फिल्म, तो ऐसे 1-1.5-2 घंटा वो बड़ा मन को सुकून देने वाला। और ये मान लो 2 घंटे में अगले 2-5-7 दिन की एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल आती होगी। ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं कि वो 2-3 घंटे परिवार के साथ निकल जाए, क्योंकि हम उतने ही निकल पाते हैं, उससे ज्यादा चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं। आप जब नीमच जिले का प्रभार संभाल रहे थे तब आप नीमच ही रहते थे, कहीं ज्यादा आना जाना नहीं होता था, घर का ही भोजन मिलता था। आज आपकी व्यस्तता को देखते हुए घर का भोजन तो शायद ही आपको नसीब होता है। आपका 24 फरवरी को जन्म दिवस भी है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? आपका सुप्रसिद्ध व्यंजन बताएं ताकि युवा कार्यकर्ता और आपके चाहने वाले मित्रगण 24 फरवरी को उसी से आपका मुंह मीठा कराएं। अभी भी एक तो जो अपन घूमते रहे, आपने कहा ना घर का भोजन, तो अभी भी मैं लगभग जितनी बार भोपाल हूँ या कहीं हूँ, तो जो हमारी टीम है उनको मैंने ये कहा है कि यार हो सके तो कहीं न कहीं किसी परिवार में भोजन तय हो जाए। बहुत ही बढ़िया। अभी भी मैं जितने दिन मुझे हुए और जितने दिन बाहर रहा उसमें लगभग आधे दिन
पूरा तो नहीं पर आधे दिन मैंने किसी किसी समाज प्रमुख के यहाँ भोजन किया, कि किसी दिन हम पाल समाज के अध्यक्ष जी के यहाँ भोजन किया, हमने कहीं हमारे धाकड़ समाज के अध्यक्ष जी के यहाँ भोजन किया, कभी हमने जाट समाज के प्रमुख व्यक्ति के परिवार में भोजन किया। अलग अलग बहुत सारे समाजों के जो प्रमुख लोग हैं, क्योंकि भोजन के साथ संवाद भी हो जाता है, तो अभी भी वो प्रयास लगातार किया। तो आधे दिन तो लगभग जब समय पर भोजन हुआ तो आधे दिन तो मैंने घर का भोजन मुझे नसीब हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर हर परिवार को अच्छा लगता है, क्योंकि व्यक्ति जब एक दूसरे के घर पर भोजन पे जाते हैं। और जहाँ तक हम कहते हैं ना बहुत अच्छा व्यंजन, तो हम जब सब्जी की बात करते हैं तो हमको मटर बहुत अच्छा लगता है जी। मेरी माँ के हाथ की बनी हुई उड़द की दाल बहुत अच्छी लगती है, वाह। बेसन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी में वो सारी चीजें। और मीठे की बात करें तो रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। मीठा तो बहुत पसंद है, मीठा खाता भी बहुत हूँ। लोग बोलते हैं कि मीठा पर है, रसमलाई है, तो मीठा खाने का शौक बहुत है। और अपने यहाँ तो इतना मेहमान नवाजी का ट्रेंड है वैसे, बिल्कुल है, कि लगभग हर चीज मिल ही जाती है। और बहुत सारे अधिकार एक दूसरे पर रहते हैं, तो अगर तैयारी नहीं हुई हो तो उससे पहले अपन बोल भी देते हैं कि यार ये चीज और मंगवा लेना है, ये और खाएंगे सब क्या। जी। तो और होना ही चाहिए, जब तक डॉक्टर मना नहीं करे बिल्कुल, तब तक खूब खाओ। जिस दिन डॉक्टर मना कर दे उस दिन कम हो जाए। तो बड़ा अच्छा, मतलब शौक है स्वाद और जीवन पर, तो वो सबका आनंद मिल ही जाता है। स्वाद है, स्वाद का आनंद लेना चाहिए। हर पल मस्त मौजी मिजाज में जिंदा रहना चाहिए। फिर भी ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाते हैं आप? लगभग सुबह समय पर उठ जाता हूँ। अभी कुछ समय से दिनचर्या जरूर डिस्टर्ब हुई, पर लगभग समय पर उठ जाता हूँ। अगर कहीं शाखा जा पाऊँ तो शाखा चले जाता हूँ, शारीरिक भी हो जाता है। शाखा अगर नहीं जा पाऊँ तो कुछ कुछ व्यायाम कर ही लेता हूँ। ज़्यादातर अभी 20-22 दिन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है, पर फिर भी कुछ कुछ व्यायाम मैं कर ही लेता हूँ। और खाने पीने का, बाहर खाने का शौक कम है जी, बहुत कम है। बाहर बहुत कम खाता हूँ, घर पे ही ज़्यादा खाता हूँ। घर की बनी हुई चीज़, चाहे वो मीठा हो चाहे कुछ भी, घर का बना हुआ ज़्यादा खाता हूँ। तो उस कारण से, और फिर ईश्वर की व्यवस्था है उस सब के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा तरीके से जीते हैं, उसके बाद भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप सब लोगों का स्नेह है, और जिस किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर पाते होंगे तो उसका आशीर्वाद है। ये अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसलिए ठीक स्वास्थ्य के साथ ठीक सेवाएं पार्टी को, समाज को दे पा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके जन्म दिवस पे हमारे भी मध्य प्रदेश के राजा महाकाल से ही प्रार्थना है कि आप सदैव मस्त और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना हम करते हैं। आपकी बड़ी सादगीपूर्ण जीवन शैली रही है। मैंने खुद ने आपको इतने वर्षों से देखा है, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन आप यापन करते हैं। लेकिन आज प्रदेश स्तर पे आप पहुंच चुके हैं, उस समय भी वही सादगी कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? इसमें सच ये है कि मैनेज कुछ करना नहीं पड़ता। जो भगवान ने स्वभाव दिया है ना, वही स्वभाव रहता है। फिर मुझे ऐसा भी लगता है इसमें दो तरह की बात है कि पंछी कितना भी ऊपर उड़ जाए, उसे वापस डाल पर आकर बैठना ही पड़ता बहुत है। बड़ी बात है। और आसमान को छूने की इच्छा सदैव रहनी चाहिए, पर पांव जमीन पर भी सदैव रहने चाहिए। तो ये दोनों चीज होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमारी कोई भूमिका बड़ी हो गई तो भी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी भूमिका में जो काम कर रहा है ना, उस भूमिका की भी आवश्यकता है। अगर हम राजनीतिक दल की बात करें या संगठन की बात करें और हम सोचे कोई मोर्चे का अध्यक्ष है और वो सारा काम कर लेगा तो बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा नहीं है। मोर्चे का अध्यक्ष अपना काम करेगा, उसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष अपना काम करेगा, और मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना काम करेगा। और किसी भी चीज का होना ही और बने ही रहना कभी संभव नहीं है। परंतु अगर आप ठीक से रहोगे कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के बीच में, तो आपको होने की प्रसन्नता या होने का बहुत अभिमान भी नहीं होगा। और जब नहीं रहेंगे तब बहुत गम भी नहीं होगा। तो सभी परिस्थिति में एक जैसे रहना, आनंद से रहना, और वो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी भूमिका में हम अध्यक्ष हैं और बाकी हम मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, साथी हैं। तो इसलिए आपकी जैसी भूमिका बदले, कि आप बैठक में हो, कार्यालय में हो, उस भूमिका में काम करो तो आप अध्यक्ष हो। जैसी उस भूमिका में आप नहीं हो
तो आपकी दूसरी भूमिकाएं चालू हो जानी चाहिए, तो अपने आप सब कुछ ठीक चलता है। आपकी एक बहुत पुरानी आदत है, आप किसी भी कार्यकर्ता का कॉल उठाते हैं। कार्यकर्ता छोड़ो, अन्य कोई भी नागरिक आपसे किसी कार्य के लिए कॉल करता है, आपने कॉल उठाया है, लेकिन आज आपका जो शेड्यूल है बहुत टाइट है। ऐसी स्थिति में कई मीटिंग के दौरान आप कॉल नहीं उठा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता नाराज होते हैं या फिर आप उन्हें कॉल करते हैं? मैं लगभग कोई 5% अलग बात है, 1% अलग बात है, पर मैं 95% 99% कॉल बैक करता हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, जो फोन छूटेंगे मेरी कोशिश रहती गाड़ी में चल रहे कॉल बैक कर लूँ। मैं 99% कॉल बैक करता ही हूँ, और इसलिए भी कॉल बैक करता हूँ कि हमें लगता है कि या तो जिम्मेदारी लेना नहीं, और अगर जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी के का निर्वहन भी ठीक से करना, और अगर जिम्मेदारी है तो अपेक्षाएं भी उतनी ही होगी। उस बात को समझदारी के उसको समझने के साथ में ही जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। जिम्मेदारी की बात मुझे लगता है करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए, और वो कार्यकर्ता का फोन या किसी का भी फोन यूं ही नहीं होता। हर व्यक्ति के अपने समय की कीमत है। अगर उसने भी समय निकाल कर कॉल किया है तो मतलब उसके समय की कीमत है, जिसको हमको समझना चाहिए, और उसे वापस अगर नहीं उठा पाओ तो रिकॉल करना चाहिए, हो सके तो उठा लेना चाहिए। और ये सहज आदत में जब आया था तो ऐसा अलग सा नहीं लगता है कि हम लोग दिन भर में 200 लोगों से बात कर ली, 500 लोगों से बात कर ली। स्वभाव में ले आओगे तो सब कुछ रूटीन लगता है। आपके मित्र और कार्यकर्ताओं से पता लगा था चुनाव में लगभग 750 बूथ होते हैं, और पिछले चुनाव में जो 750 बूथ अध्यक्ष थे उन सभी के मोबाइल नंबर तक आपके मोबाइल में सेव थे। सबसे डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी थी। वही कारण रहा होगा कि इतना बड़ा चुनाव आप जीते, आपने इतनी प्रचंड बहुमत हासिल करी। आज वही स्तर बढ़ के पूरे प्रदेश का हो चुका है। बूथ की तो बात नहीं करता हूँ, विधानसभा ही 230 है। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? कितने नंबर सेव करेंगे? मेरे नीमच जिले में 750 बूथ और 18,000 से ऊपर पन्ना प्रमुख है, जो अभी कुछ और बढ़ गए होंगे क्योंकि हमारे मंडल भी बड़े हैं। कुछ हमने रचना को पार्टी की सुविधा की दृष्टि से कुछ बढ़ाए हैं। तो मेरे पास सिर्फ बूथ अध्यक्षों के नहीं, आज आप किसी भी गांव का जैसे आप नाम बोलेंगे तो उस गांव के पन्ना प्रमुखों के भी नंबर सेव हैं, जो 18,000 18,500 से ऊपर है। बहुत बड़ी बात है। हमारे ये इंटरव्यू आपका मेरा खत्म होगा, आप किसी भी गांव या किसी वार्ड का आप नाम बोलिएगा सिर्फ मुंह से स्पीकर चलाकर, तो उसके पन्ना प्रमुख क्या आएंगे कि जैसे बूथ नंबर 8 है तो बूथ नंबर 8 P1 P2 P3 P4, अगर उसमें 18 पन्ने 22 पन्ने 23 पन्ने तो P24 तक बिल्कुल सभी के मिल रहा है। सबके नंबर मिलेंगे मेरे मोबाइल में, और सबके फोन शायद मेरे कार्यकाल में तो मेरे पास आ भी गए होंगे। और जब नंबर सेव होता है उस कार्यकर्ता को अपना कुछ ध्यान में आता है नंबर सेव से कि ये वो है, क्योंकि थोड़ा क्लिक उससे भी करता है कि ये वो है या उस बूथ का है, उस गांव का है, उस नगर का है। तो कहीं कि उसको समझने में हमारे लिए भी आसानी रहती है। वो प्रायोरिटी है हमारी, क्योंकि वो हमारा पन्ना प्रमुख है, वो हमारी प्रायोरिटी, हमारा बूथ अध्यक्ष है हमारी प्रायोरिटी, हमारा व्यवस्था का अंग है। तो मैं तो उतना नीचे तक नीमच जिले में मैंने काम करने की कोशिश करी, और लगभग जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उसमें से शायद लगभग सभी के यहाँ मैं घर तक भी उस दौरान आते जाते पहुंचा, क्योंकि मैं चलते चलते बूथ अध्यक्षों को फोन लगाता ऐसे करके। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बूथ और पन्ने तक तो शायद मैं नहीं बात कर पाऊँ, पर ये पक्का है कि जो हमारे मंडल है लगभग 1300 से ऊपर मंडल हो गए हमारे। ये पक्का है कि अगले 6 महीने में जब भी हम वापस बैठेंगे, चाहे इंटरव्यू में चाहे सहज बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, सहज बैठेंगे, तो आपको ये भी तब तक हो सकता है अगर मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अन्य जगह भी अगर आपके चैनल या मित्र होंगे तो वो शायद कह देंगे कि हर मंडल अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से सीधा संवाद में है। जो मेरे 1300 ऊपर मंडल अब हो चुके हैं, तो 1300 ऊपर मंडल अध्यक्ष मेरे सीधे संवाद में होंगे, मेरे सीधे परिचय में होंगे। वो मुझे और मैं उनको नाम से और उनके घर तक पहचान रहा हूँगा, ये लगभग पक्का है। घर तक हो सकता है कि मैं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, और कार्यकाल में तो जाने की कोशिश करूँगा, पर हो सकता है जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, पर वो 1300 लोग इस बात को महसूस करेंगे कि ये हमारा अध्यक्ष भी है, हमारा भाई भी है, हमारा कार्यकर्ता भी है, हमारा मित्र भी है। उसको अपनी कार्यप्रणाली में लाते हुए, क्योंकि तभी आदमी उस ऊर्जा के साथ नीचे काम कर पाता है और पार्टी के परिणामों को दे पाता है।
तो उसको पूरे मध्य प्रदेश भर में भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहीं से हमारा जो ट्रांसफार्मर, हमारे को जो एनर्जी मिलती है वो मंडल से ही मिलती है काम। तो उस जगह तक मैं पूरे मध्य प्रदेश में भी काम करूंगा, ये लगभग पक्का है। जी, बहुत अच्छी सोच है सर। और निश्चित रूप से जो टीम वर्क और टीम की जो भावना लेके आप चल रहे हैं, जिस स्तर तक आप पहुंचे हैं, वो शायद जिला स्तर पे जो आपने काम करा टीम को लेके, उसी कार्यशैली को देखते हुए आपको इतना बड़ा पद मिला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो कार्यशैली है 2028 के चुनाव में प्रचंड बहुमत फिर मध्य प्रदेश को दिलाएगी। हालिया जाति सर्वेक्षण में पता लगा है लगभग मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। इनको देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। 52% लोगों को एक साथ एकजुट एक आंके में ढालना और सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाके खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए है। इस चुनौती से आप कैसे उभरेंगे? भाजपा और भाजपा की सरकार का जो काम का अपना तरीका है, जब वो सर्वहारा वर्ग के लिए सोचते हुए सरकार चलाती है, जब मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस पर, मुख्यमंत्री निवास पर पंचायत बुलाकर और उस हर वर्ग से पूछता है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और जब सरकार आपके द्वार पहुंचती है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बनाई भी समाज के जनता के द्वारा जाती है और चलाई भी जनता के द्वारा जाती है। तो जब उस लाइन पर कोई पार्टी काम करती है, कोई सरकार काम करती है, तो किसी को एक मंच पर लाना कोई चुनौती नहीं रह जाती है। क्योंकि ये बात और ये विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है कि हर प्रत्येक नागरिक, हर वर्ग इस बात को समझ रहा है कि ये पार्टी, ये भाजपा, इसका नेतृत्व कुछ न कुछ इस समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, देश के लिए करना चाहता है। और ये विश्वास हासिल करना भी किसी राजनीतिक दल के लिए एक आसान काम नहीं है। तो उस तरीके का काम जब सरकारों ने, नेतृत्व ने किया है, तो आज चाहे वो 52% की आबादी ओबीसी की हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कोई आबादी हो, चाहे वो जनरल हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या कोई सर्विस क्लास व्यक्ति हो, आज प्रत्येक वर्ग इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कैसे इस देश की ग्रोथ रेट बढ़े, सही बात, कैसे इस देश का आर्थिक स्तर उठे, कैसे इस देश को हम इस दुनिया के पटल पर सर्वश्रेष्ठ भूमिका में हम लाकर खड़ा करें, कैसे हमारी धर्म संस्कृति का पताका देश ही नहीं दुनिया के अंदर लहराए। क्योंकि इस देश ने जब जीरो दिया तो आगे की गिनती इस दुनिया को आई। तो इन सारी बात पर गौरव करने का अवसर अगर आज आकर खड़ा हुआ है, आज स्व के भाव पर अगर हम लोग गर्व करने लगे हैं, तो इसका कारण है कहीं न कहीं नेतृत्व की दिशा, नेतृत्व का डायरेक्शन, चाहे वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, पर वो चाहे वो प्रदेश भर के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनकी डायरेक्शन के कारण आज ये परिवर्तन देश नहीं दुनिया के अंदर एक सोच का भारत के प्रति आया है। तो आज चाहे वो 52% आबादी हो, चाहे 57% आबादी हो, उसको एक मंच पर लाना इसलिए भी चुनौती नहीं है, इसलिए मैं उसको चुनौती की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। पर हाँ, ये सच है कि कैसे उस कार्य योजना को बनाया जाए कि हम सब लोग एक जगह एकत्र होकर और क्या और अच्छा हो सकता है, सभी समाजों के सुझावों का समावेश करते हुए कि हम ओबीसी वर्ग के लिए और क्या कर सकते हैं, और ओबीसी समाजों के अंदर आज भी जो समाज कहीं पीछे है उन्हें आगे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो दीनदयाल जी की जो पंक्ति है, अंत्योदय का जो मंत्र दीनदयाल जी ने दिया है कि हम अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों में से और उन्हीं बातों में से कहीं न कहीं छनकर निकलता है। तो ये सच है कि उसकी कार्य योजना करना हम कैसे और अवसर ऐसे ज़्यादातर बना सकते हैं कि हम सारे लोग एक मंच पर आएँ, विचारों को साझा करें और उन्हीं विचारों में से कैसे और योजनाएं और चीज़ें सरकार उठाए कि हम और भी क्या कर सकते हैं। क्योंकि अनवरत काम करते रहना ये भाजपा और भाजपा की सरकार का स्वभाव है कि और क्या कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से उसकी कार्य योजना ओबीसी मोर्चा लगातार बनाएगा, सबको जोड़ते हुए, सबके समन्वय के साथ कि हम समाजों को कैसे अपने से कनेक्ट रख सकते हैं कि जब हमको लगे कि हम सब साथ होकर और कैसे समग्र विचार करें कि और ज़्यादा और कम समय में, कम ऊर्जा के साथ में कैसे हम सभी समाजों के लिए काम कर पाए, तो वो हम लोग उस
काम को लगातार करेंगे, कैसे एक मंच पर हम उस पूरी 52% आबादी, 57% आबादी को एक जगह लाकर और समग्र एक विचार के साथ में देश कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको ओबीसी मोर्चा निश्चित रूप से अपने तरीके से जिलों तक और उस एक अलग प्रकार की एक टीम, हमारी टीम में से उस काम को करेगी। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि भारत ने जब जीरो दिया तो दुनिया को गिनती आई। मैं चाहता हूं कि ये एक गाना है और हमने सुना है, आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, इसी पंक्ति को एक गाने के रूप में सुनाइए ना। नहीं, गाना बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, पर गाने सुनने का शौक है, और कोई गाता है तो उसके साथ इसलिए गा लेता हूँ कि कवर फायर हो जाता है और अपन गाते तो अपनी आवाज़ सुनी नहीं देती, अपना शौक भी पूरा हो जाता है। तो ये सही में बहुत अच्छा गीत है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना है और खूबसूरत पंक्तियां हैं, और जब हम सुनते हैं तो पूरा भारत का, उसमें जब पूरा गाना आप सुनोगे कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ऐसा करके कभी कभी गा लेता हूँ, पर फिर दूसरा गाता हूँ उसके साथ गाता हूँ, ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि मेरे को बहुत अच्छा गाना नहीं आता। बहुत अच्छा गाया आपने, पर बहुत अच्छा गाते हैं आप। मन को अच्छा लगता है, हम जब गीत गाते हैं, गुनगुनाते तो मन को बड़ा आनंद आता है, और उन गीत में से बहुत कुछ मिलता भी है। तो ये वाली जो बात थी, मैंने जीरो दिया बोला तो सही बात है, आपने भी उसको उस गाने से, गीत से कनेक्ट कर लिया। पर बहुत कुछ इस देश पर गर्व करने की चीज़ें हैं इस पर, क्योंकि हमने विज्ञान दिया है, हमने चिकित्सा पद्धति हमने दी है, आज हमने योग दिया है, और योग को पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है। ये भी हमारे लिए आज गर्व की बात है। मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता की भूमिका में मेरे लिए गर्व की बात है कि आज उस स्थिति को लाकर खड़ा करने का काम किसी ने किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। ये पूर्ववर्ती सरकारें भी कर सकती थी कि हम सिर्फ रोड बनाएंगे, हम सिर्फ रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम सिर्फ अच्छे एयरपोर्ट बनाएंगे, हम सिर्फ अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम सिर्फ अच्छे चिकित्सालय बनाएंगे। निश्चित रूप से हम वो तो करेंगे ही, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं। हम तकनीक अच्छी लाएंगे, हम मेट्रो ट्रेनें बनाएंगे, हम इस देश को लेने वाला नहीं देने वाला देश बनाएंगे। आज हम अगर मिसाइलें बनाकर दुनिया को देने का काम कर रहे हैं, आज भारत को अगर दुनिया की फार्मेसी माना जा रहा है, ये सब हमारे लिए गर्व की बात है, निश्चित रूप से गर्व की बात है। लेकिन उस गर्व के साथ साथ अगर हम संस्कृति को संजोए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी जो मूल में जो हमको हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, यहाँ की प्रकृति ने दिया है, उस शक्ति को अगर हम नहीं दिखाएंगे जो हमारे पास है, अन्य देशों के पास नहीं है, हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म हमारे संत, साधु संत, उनका जो ज्ञान हमारे पास है वो अन्य देशों के पास नहीं है। जब हम उसको वैश्विक पटल पर लेकर जाएंगे, दुनिया को जब हम दिखाएंगे, तो मालूम पड़ेगा कि ये देश वो शक्तिशाली देश है जिसने सब कुछ देने का काम किया है। हमने तो कोविड जैसे संकट काल के अंदर वैक्सीन बनाकर सिर्फ हमारे देशवासियों को नहीं लगी है, दूसरी दुनिया के अन्य देशों को देने का काम किया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ कौन जीता है, पर ये हम भारतीय जीते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अनूठी बात है जिसको हमको गर्व से कहना चाहिए। हमारे सरकार के कामों के अंदर उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो ये सब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसे हम गर्व और फक्र से कहते हैं, हमने किया है। आपने तो कभी सोच भी उस दिशा में आप नहीं ले गए, हमने तो सब कुछ करके दिया है और आज दुनिया मान रही है। और इसीलिए मैंने जैसा अभी पूर्व के आपके प्रश्न पर पूछा था कि विश्वास को स्थापित करने का काम इसलिए किया है क्योंकि हम कर रहे हैं और समाज जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कर रहे हैं। जी, आपने कहा आपकी सरकार भी कहती है आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बना रहे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई, SIR, EVM, एक ऐसी मशीन आपने डेवलप करी कि जनता की जरूरत ही नहीं है, आप तो चुनाव अपने आप जीत जाते, भले बटन पंजे पे दबे या फूल पे दबे, खिलता तो फूल ही है। ऐसे कटाक्ष भरे जब वो बयान देते हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सब हास्यास्पद बात है कांग्रेस की।
कांग्रेस को इन बातों को समझना पड़ेगा कि वो हर बटन कमल के रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि एक कांग्रेस की विचार वाला, जो कांग्रेस की विचारधारा वाला वोटर है, वो भी अंदर जाते जाते क्यों कमल का फूल बटन दबा देता है, इसको सोचना पड़ेगा। बजाय ये सोचने की कि मशीन कमल दबा रही है, कमल मशीन नहीं दबा रही है। मशीन पर जाकर कमल तो आपका कांग्रेस का वोटर जो एक समय पर हुआ करता था, वो भी ये सोच के दबा रहा है कि भैया राहुल जी आप देश के लिए सोचिए, भैया आपके जो यहाँ मध्य प्रदेश के राजकुमार हैं जीतू पटवारी जी, आप महिलाओं पर बोलते समय थोड़ा जुबान को नियंत्रण में रखिए। और जब इन सारी बातों को जब एक आम नागरिक सुनता है ना, जब जीतू पटवारी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनें शराब पीती है, तो बातें उस आम नागरिक के मन पर लगती है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हर उस मातृशक्ति के मन पर लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सीता मैया हुई और सीता का आचरण यहाँ की महिलाएं करती है, उनका अनुसरण यहाँ की महिलाएं करती है। तो हमारे यहाँ तो उस संस्कृति वाला देश रहा है। हम माँ के रूप में इस भारत माता को पूजते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। हम माँ के रूप में हम माँ को पूजते हैं, बहन को माँ के रूप में पूजते हैं। तो हमारे यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। और वहाँ पर जब किसी महिला के लिए एक कोई कांग्रेस का नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि उसकी चाशनी कम हो गई है, तो कैसे देश के प्रत्येक नागरिक के मन पर वो बात लगती होगी। इसलिए वो कांग्रेस का जो बटन दबता है ना, वो भी कमल बनकर खिलता है। इनको इस बात पर सोचना पड़ेगा, इनको इस पर से नहीं सोचना पड़ेगा कि एसआईआर चल रहा है क्या होगा। भाई मेरे एसआईआर के अंदर जो ऐसे वोटर हैं जो कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर बाहर के लोग आकर रह रहे हैं और किस नियत से आकर रह रहे हैं, उनके वोट कटना जरूरी है। आज इस नीमच के अंदर भी जो ऐसा वोटर है जो इस नीमच का वोटर ही नहीं है, किसी और उद्देश्य से इस नीमच में आके रह रहा है, उसका वोट कटना जरूरी है। और सिर्फ उसी का वोट थोड़ी कट रहा है, आज हमारे भी जो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके कहीं कहीं दो जगह नाम है, चाहे वो गलती से है उसे नहीं मालूम, वो वोट कट रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम है और एक अच्छे एक निष्पक्ष परंपरा की दिशा में एक कदम है ये तो हम। पर चूंकि कांग्रेस उसने कभी उन परंपराओं का निर्वहन किया ही नहीं। कांग्रेस ने सदैव, अभी जो हम बात करते हैं, आपके प्रश्न से पहले मैं उत्तर देता हूँ कि एआई सबमिट जैसी चीज का कांग्रेस जाके वह विरोध करती है, अर्ध नग्न होकर और उस प्रदर्शन को करती है जहां दुनिया के अंदर आज भारत की टेक्नोलॉजी और भारत का लोहा माना जा रहा है। और दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी अगर टेक्नोलॉजी पर कोई काम हो रहा है तो उसको करने वाले भारतीय लोग बैठे हैं। इस बात को पूरी दुनिया जान रही है और वो आज कहीं कहीं स्पष्ट रूप से दिखता नजर आ रहा है। तो वो भारत की शक्ति दिख रही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी है, वो भारत का ज्ञान दिख रहा है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो। आज गर्व की दिशा में देश बढ़ रहा है, एआई सबमिट हो रही है और कहीं उसमें हम अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, कांग्रेस की मानसिकता को क्या कर रहे हैं। तो ऐसी अनेकों चीजें हैं जिस पर हम बात करें तो बात खत्म ही नहीं होगी। और पता नहीं क्यों बुद्धि उसी दिशा में जाती है। कभी किसी को आइटम बोल देते हैं, भाई आप नेता हो, आपसे एक अपेक्षा समाज जनता की है, आपके चरित्र से, आपके वक्तव्यों से आप क्या कह रहे हैं और आपका जैसा मन होता है वैसी बातें कहीं कहीं जुबान पर आ जाती है। तो कांग्रेस ऐसा ही करती रहती है, इसलिए वो बटन भी कहीं कहीं उनको लगता है हाथ का पंजा दब रहा है तो भी कमल खिल रहा है। तो भाई वो हाथ का पंजा कोई भी समझदार नागरिक दबाएगा ही नहीं अंदर जाकर। जो एक समय पर दबाता था उसको भी आप लोगों ने इस बात पर बरगला रखा था कि कांग्रेस ने आज़ादी के लिए काम किया, बल्कि आज़ादी के लिए काम हर विचार ने किया था। और आज़ादी के बाद इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, इसलिए हमको कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन उसका उस समय या फिर कांग्रेस की जो मानसिकता वाले लोग थे, उन लोगों ने उसका उपयोग कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से उस दिशा में कर लिया। तो अब कहीं कांग्रेस में अच्छे लोग बचे नहीं और जो अच्छे हैं वो अंदर जाते हैं, उनका मन बदल जाता है कि कांग्रेस को अगर वोट दे दूंगा तो ये तो फिर किस प्रकार से देश को चलाएंगे, सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। कहीं कहीं 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाले, तो घोटालों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी वो स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा करती है और उस प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश का ही इंदौर जब नंबर 1 आता है दुनिया में, तो हम भाजपा अलग तरह की प्रतिस्पर्धा करती है।
जिसे हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, जिस देश के लिए होता है, समाज के लिए होता है, शहर के लिए होता है, विकास के लिए होता है, और ये प्रतिस्पर्धा करते हैं कैसे बड़ा से बड़ा घोटाला कर हम वो, तो इसलिए ये अंतर है। इसलिए मशीन तो गड़बड़ दिखेगी ही, क्योंकि मन गड़बड़ है तो लोग जब अंदर जाते हैं वो कमल दबाते हैं। निश्चित तौर पे आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी सोच आप विकास कर रही है और विकास दिख भी रहा है भारत में। ए सबमिट और ऐसे अन्य मुद्दों पर फिर भी कांग्रेस के राहुल जी गांधी अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की जो आज स्थिति है, 70 साल पुरानी इतनी बड़ी पार्टी, क्या उसका केवल एक आदमी जिम्मेदार है, राहुल जी गांधी? देखिए, राहुल जी भी जिम्मेदार है, और जो इस दुनिया में नए नए स्वर्गीय हो गए जिनकी बात हमको नहीं करनी चाहिए, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि कोई भी एक राजनीतिक दल जब काम करता है, कोई भी नेता जब काम करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को होती है। जब राष्ट्रीय दल कोई काम करता है तो पूरे देश भर के समाज जनता को अपेक्षा रहती है, और बहुत उम्मीद से आदमी मतदान करता है। मतदान आदमी यूँ ही नहीं करता है, बहुत उम्मीद से करता है। जब वो जाता है और मतदान करता है तो उसके मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारी परिकल्पनाएं रहती है कि यार ये सरकार आ गई तो ऐसा करेगी, ये सरकार आ गई तो ऐसा करेगी, और उन सारे सपनों पर काम करने का सपना देखती है भाजपा। और उन सारे सपनों को सिर्फ उपयोग करना, खुद की जेबें भरना। जैसे बीच में कुछ समय सरकार रही तो ट्रांसफर उद्योग खोल दिए गए, कुछ समय की सरकार रही तो जेबें भरने का काम चालू कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा, बहुत बेसिक फर्क है भाजपा की अपनी कार्यप्रणाली में और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में। इसलिए कांग्रेस को निश्चित रूप से एक अच्छा विपक्ष होना ही चाहिए। विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करना ही चाहिए। कहीं अगर पक्ष से कोई चीज़ें छूट रही है तो विपक्ष को उस ओर ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। ये विपक्ष का काम होता है और अच्छा विपक्ष होना ही चाहिए। उससे पक्ष भी ठीक दिशा में काम करता है। पर विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? हम अर्धनग्न होकर और विरोध कर रहे हैं, ये क्या विपक्ष की भूमिका होगी? या हम सदन को जबरदस्ती नहीं चलने दे रहे हैं, जिस सदन का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्णय सारे सदन में होते हैं, आगे देश की दिशा तय होती है। उसमें क्या हेल्दी डिस्कशन के साथ में सदन चलना चाहिए, या सिर्फ सदन का बहिष्कार कर देना और सदन नहीं चलना एक वो हो गया? तो ऐसी बहुत बातें हैं कि किस भूमिका का निर्वहन विपक्ष को करना चाहिए और किस भूमिका का निर्वहन विपक्ष कर रहा है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर के कारण ही जहाँ बोल रहे हो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस कहाँ आकर सिमट गई है। कांग्रेस की प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर क्या परिस्थिति आज बन गई है, तो उसका सबका कारण है कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपका कोई काम करने का डायरेक्शन नहीं है। भाजपा के शुरू से अपने एजेंडे रहे हैं कि भी 370 हटना चाहिए, भारत का अभिन्न अंग होकर भी वहाँ तिरंगा नहीं लहरा रहा है। वो दर्द हर प्रत्येक नागरिक के अंदर है, तो वो दर्द में भी होना चाहिए। एक राजनीतिक दल के मन में भी वो दर्द होना चाहिए कि तिरंगा हमारे ही देश का अंग है और कोई दूसरा झंडा वहाँ लहराता है, तो वो दर्द निश्चित रूप से होना चाहिए। वो दर्द उनके अंदर भी बहुत पहले होना चाहिए था, पर जो सिर्फ खुद के लिए सरकार चलाते हैं उनके मन में इस प्रकार के दर्द नहीं रहते हैं। और जो लोगों के लिए, समाज के हित के लिए जब सरकार चलाते हैं तो एक दर्द निश्चित रूप से मन में रहता ही है कि क्यों किसी गरीब के सर पर छत नहीं है। तो वो दर्द नरेंद्र मोदी के मन में है, क्योंकि उनने उस दर्द को महसूस किया। तो जब आदमी सोचता है तो उसके सोच की डायरेक्शन के साथ में सरकार की दिशा भी हो जाती है। इनने कभी वैसा सोचा नहीं, इसीलिए वो बड़ी जो पार्टी थी वो सिमटते हुए आज कहाँ आ गई है। और बहुत जल्दी हम सब देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, कि कांग्रेस कहीं नहीं बचेगी, कांग्रेस का विचार कहीं नहीं बचेगा। और उस विचार को बचना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बचना चाहिए क्योंकि देश को खड़ा करना है, और देश को अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है तो उस कांग्रेस मुक्त भारत का होना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, माननीय गृह मंत्री जी को लेकर राहुल जी गांधी ने एक टिप्पणी करी थी, उसको लेकर अभी कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। कांग्रेस पे बरकरार रही है, क्या कहेंगे? मैंने आपका जो पिछला प्रश्न था उसमें भी कई चीज़ें मैंने जोड़ी है कि एक विपक्ष को एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
और जब विपक्ष अच्छी भूमिका का निर्वहन नहीं करती तो विपक्ष भी मजाक बन जाता है, उनके मुद्दे भी मजाक बन जाते हैं। जो हम देख रहे हैं रील पर, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें ट्रोल होती है, जो हम देखते हैं कि किस तरीके से कितने बड़े नेता, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, मतलब बड़े नेता हैं, और हमको कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो भी आज किसी भी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, निश्चित रूप से उनका सम्मान करना चाहिए। पर जब वो नेता उस भूमिका में काम करने लगता है तो किस प्रकार से सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, किस प्रकार से लोग समाज उनके लिए सोच रहे हैं, किस किस तरह के नामों से उनको बोला जा रहा है, तो इन सारी बातों पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। समाज क्या सोच रहा है, समाज अगर वैसा सोच रहा है तो हम कहीं कहीं कुछ तो हमसे फाउल हो रहा होगा, कुछ तो गैप रह रहा होगा, कुछ तो अगर वो सोचने लगेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और माननीय गृह मंत्री जी पर बात करना मतलब तो ऐसा हो गया कि जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई, जो आज उनके स्तर का मामला ही नहीं है, चाहे वो सही बात, क्योंकि उनका वो जो एक अच्छे नेता की भूमिका होनी चाहिए, अच्छे विपक्षी वो है ही नहीं। तो माननीय गृह मंत्री जी जिनके समय पर 370 हटी, माननीय गृह मंत्री जी जिनके समय पर ऐसे ऐसे बिल लाए गए हैं, जो आज सीए जैसा कानून लाया गया, तो हम तो उस दिशा में देश बढ़ रहा है। और इससे निर्णायक भूमिका वाला गृह मंत्री आज हमारे पास है। इसी ऐसा नेतृत्व है जो पूरी टीम मिलकर और इस तरह के कामों को दिशा देश में दे रही है। और इसलिए भी इन लोगों को बहुत सारी बातों को सोचना ही चाहिए जब राजनीतिक क्षेत्र में है, कि क्यों स्वीकार्यता, आज आधुनिक युग है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज हम किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो करने वाली चीज़ प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। तो जब हमको सकारात्मक काम जब हम करते रहेंगे तो ये नकारात्मक लोग सिर्फ कहते रहेंगे, और जितना कहेंगे उतना धीरे धीरे इनकी स्वीकार्यता और इनकी उपस्थिति देश के अंदर कम होती जाएगी। ऐसे ही सर आप प्रदेश स्तर पर कार्यरत हैं, प्रदेश के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय, आपने बताया भी था कांग्रेस में अनेक जो बड़े नेता हैं अपने मुख से उस तरह की बात बोल देते हैं जो शायद जनता को आहत करती है। जीतू जी पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक वर्ड बोले हैं, जैसे महिलाएं शराब पीती है। ऐसे ही राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भी बहुत सी बार पहले से चर्चाओं में रहे हैं। इनको लेकर आपका क्या विचार है? मैंने मेरे विचार अभी आपके पिछले प्रश्न में भी रखे थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत की पहचान जो है, या भारत के शब्दों की जो पहचान है, भारत की भाषा की जो पहचान है, भारत में अन्य हर 20-25 किलोमीटर पे हमारी बोलियों की जो पहचान है, हमारी वेशभूषा की जो पहचान है, हमारी पूजा पाठ की संस्कृति की जो पहचान है, हमारे साधु संतों से इस देश की पहचान है। इस देश की जो मूल पहचान है, उस मूल पहचान से मजाक करने का काम, या उस मूल पहचान को पूरी तरह से यूं कह सकते हैं तहस नहस करने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। क्योंकि देश नहीं, दुनिया भारत को उस तरीके से जानती है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ मंदिरों को देखने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखने आते हैं, यहाँ के जो धर्म और यहाँ के जो त्योहार हैं उन त्योहारों को देखने आते हैं, जो अद्भुत तरीके से बनते हैं। हर त्योहार की जो शुरुआत है उसमें कहीं कहीं अपने बड़े बूढ़ों को धोख देने से लेकर और अलग अलग जो भी हम भगवान को उस त्योहार की दृष्टि से हम पूजा कर शुरुआत करते हैं। तो ये तो अद्भुत देश है। और ऐसे देश के अंदर चाहे वो महिलाओं पर टिप्पणी करना हो, ऐसे देश के अंदर राम सेतु पर प्रश्न खड़ा कर देने वाली बात हो, ऐसे देश के अंदर राम मंदिर के बुलावे पर नहीं जाना और उसके बहिष्कार करने की जो हरकत है, ऐसी मैंने आपको कहा बीच में भी इंटरव्यू में 2-3 बार कि ऐसी अनेकों चीज़ हैं जिससे कहीं कहीं ये कोई भाजपा पर प्रहार नहीं है, ये यहाँ की धर्म संस्कृति पर प्रहार है, यहाँ की जो एक विचार है उस पर प्रहार है। ये यहाँ के मान सम्मान स्वाभिमान पर, भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान पर एक प्रकार का विपक्ष का प्रहार ही मान लीजिए कि हम राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन, जहाँ पूरी दुनिया एक दीपावली और पूरा देश मना रहा है, हर घर सज रहा है, राम के आने का उत्सव बन रहा है। लंबे समय से जो विरह की जो राम लला जो विराजमान नहीं थे और वो दर्द जो मन में था, उस दर्द
में उस प्रसन्नता का अवसर है कि पुनः रामलला अयोध्या में विराजेंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसी अनेकों बातें हैं कि क्या विपक्ष को करना चाहिए, क्या विपक्ष कर रहा है। भैया राम सिर्फ कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम तो हम सब के हैं। तो उस स्वीकार्यता को आपके मन के भावों में क्यों नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने शहादत इस देश के लिए दी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो प्रत्येक नागरिक के हैं। पर सिर्फ भाजपा ही उन्हें याद क्यों कर रही है, और भाजपा ही ऐसा क्यों चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करती रहे, उनसे समझती रहे कि आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई, हमें इसे सजा संभाल के रखना है। तो ये सब बातों की क्या चिंता भारतीय जनता पार्टी का ही काम नहीं है। आप चाहे विपक्ष में हैं, अच्छी बातों को स्वीकार करें, जो भाजपा कर रही है उसका अनुसरण करें कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे कामों को कर रही है, उन सब बातों का अनुसरण करना चाहिए, बजाय उन अच्छे कामों के विरोध में खड़े हो जाना। क्योंकि वो सिर्फ भाजपा कामों का विरोध नहीं है, वो उस आम जनमानस की भावनाओं का विरोध है, जिस भावनाओं के अनुरूप भाजपा काम कर रही है। तो वो चीज़ों को कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो उन बातों को समझते हुए भी, समझदार होते हुए भी ना समझ को प्रदर्शित वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज जनता सब बातों को समझ रही है, इसीलिए परिस्थितियां हमारे सब सामने दिख रही है। बिल्कुल सर। मैं अब सीधे आपके ऊपर आता हूँ, आपकी बात ही करते हैं। बहुत सी बात आज आपसे हुई है। आप अभी प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। आपसे पहले जो अध्यक्ष थे उनको अब कौन सा पदभार मिला है? वे मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और उनने अपनी भूमिका को लंबे समय से, पुराने नेता हैं पार्टी के, तो आज वो विधायक हैं और विधायक के साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसी अपेक्षा की जाए कि इस पदभार के बाद आप भी मंत्रालय में कोई मंत्री पद संभालेंगे? वो अपेक्षा करना ही भाजपा में गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि यहाँ अपेक्षाओं से नहीं, यहाँ काम से आपकी पहचान रहती है। और भूमिका तो जिसमें पार्टी को ठीक लगेगा कि ये पार्टी के लिए ठीक है, उन भूमिकाओं को पार्टी देती जाती है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो संगठन में हो। तो वो सब पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व जो हमारा एक तरीका है काम करने का, वो उस पर निर्भर करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में पार्टी ने जो काम दिया है उसे ठीक से करना, बस। आज इसके अलावा कोई मन में ध्येय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दिशा नहीं है। बहुत से अनेक कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हैं। इन युवा कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिले, ऐसा उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको लेकर चलें, विचार को प्राथमिकता पर रखते हुए चलें। कोई ऐसी छोटी बड़ी बात है जो जीवन में घट चुकी हो, जिसके कारण से हमारा आज किसी से बातचीत या कहीं संवाद बंद है, तो उस संवादहीनता को हम ख़त्म कर और ये तय करें कि हमें उससे भी बात करनी है, उसके साथ भी चलना है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, सब तरह के विचार, सब तरह की सोच के साथ काम करने वाले लोग निश्चित रूप से हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी का व्याप बढ़ रहा है। तो हम और पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं उनकी क्या सोच है, उस डायरेक्शन को हम मन में लिए हुए चले, सबके साथ चले, सबके भाव से चले, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश पार्टी का जाए, उस चरित्र का पालन करते हुए चले और मस्ती से चले, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और काम करने का आनंद भी आएगा। बहुत तने हुए बैठे रहने से कड़क व्यक्ति, क्योंकि मुर्दा है जो तना हुआ रहता है, कड़क रहता है, जो जिंदा है वो तो विनम्र रहता है, चलता हुआ रहता है। बस यही मैं सभी मेरे मित्रों से कहना चाहूँगा। ये तो बात हुई युवा कार्यकर्ताओं की। आज जो युवा पीढ़ी है, एक तो नशे की तरफ थोड़ी बढ़ती जा रही है। मोबाइल ने भी बहुत एक हद तक युवाओं को बिगाड़ा है, कुछ अच्छा दिया है तो कुछ बुरा भी दिया है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि युवाओं को लेकर आज बहुत सारी बातें चल रही हैं। हर युवा सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है, जबकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि एक विकसित भारत हो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े,
खुद के अंदर एक ऐसा विकास डेवलप करें, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। इस पर युवाओं को एक ऐसा संदेश या ऐसी सीख जिससे आज का जो युवा बिगड़ रहा है वो कहीं संभल कर अपनी दिशा की ओर बढ़े और एक उच्च स्तर हासिल करे। ये सही है कि कहीं न कहीं नशा और उस दिशा में यूथ बढ़ रहा है, और मोदी जी जैसा कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी, जिसमें जो स्किल है, क्योंकि संभावनाएं मोदी जी ने बहुत बढ़ा दी है कि जिसके अंदर जो कौशल है उस कौशल का विकास करना। जरूरी नहीं कोई पढ़ने में ही बहुत अच्छा हो, जैसे आज मन की बात थी मोदी जी की, मन की बात में मोदी जी ने एआई के सारे उपयोग बताए। मन की बात में उन्होंने बच्चों से भी बात करी कि बच्चों आपके एग्जाम चल रहे होंगे, तनाव मत लेना। तो आज ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक पालक के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहा है। और जब मोदी जी की बातों को हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं, बहुत क्षेत्र है। अगर किसी तनाव के कारण भी कोई यूथ अगर भटक रहा है तो उसे ये देखना है कि प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत दिशाएं हैं, और जितनी दिशाएं आज खोलकर उस दिशाओं की तरफ देखने का जो दौर चालू हुआ है मोदी जी के समय पर, तो उस काम की तरफ बढ़ें, क्योंकि प्रत्येक मिनट कीमती है, आपका, आपके परिवार के लिए भी, आपका, आपके लिए भी, आपका समाज के लिए भी, आपका देश के लिए भी। तो वो जो प्रत्येक पल कीमती है, उस कीमती पल को सही दिशा में लगाकर जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो युवा सिर्फ सोच रहा है मैं कुछ समय नशा कर लूँगा, तो नशा कुछ समय का नहीं होता। नशे की एक लत लग जाती है। बहुत बार पूरे दिन घूमना और समय को बर्बाद करना, तो वो समय फिर लौट कर नहीं आता। इस बात को समझना पड़ेगा, जो पल निकल गया वो फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। उन सारी बातों को समझना पड़ेगा। हमारे माता पिता के सपनों को पूरा करना है, हमारे परिवार के सपनों को पूरा करना है, हमारे परिवार कल के लिए हमको कुछ न कुछ दिशा निश्चित रूप से देनी पड़ेगी, हमारे कल को संवारना है। इन सारी बातों को सोचते हुए अगर जीवन को जिएंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रसन्न जीवन भी होगा भविष्य का, एक स्वस्थ जीवन भी होगा भविष्य का, और एक खुद को भी अच्छा लगेगा कि हमने अगर जिया है तो इस जिंदगी को सही दिशा में जिया है। तो युवाओं के लिए मैं निश्चित रूप से बस यही कहूँगा, हर पल को जीने जरूरी है, और जो पल निकल जाएगा वो फिर लौट कर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी बात है आज आपके साथ हुई। राजनीति से लेके एक सामान्य जीवन तक का आपका सफर, एक सामान्य आपके संदेश, राजनीतिक लोगों के लिए संदेश, राजनीतिक प्रेरणा, युवाओं को प्रेरणा, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके मुखारविंद से सब दर्शक सुनेंगे। निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं कि मेरे अभी तक जितने ही पॉडकास्ट हुए हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट ये साबित होगा, क्योंकि आप एक अच्छे राजनीतिक नेता के साथ साथ एक अच्छे वक्तत्व भी है। आज हमें ये साबित आपने करा है, और आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने नीमच की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, आपकी प्रेरणा स्रोत वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें समय दिया। पॉडकास्ट विद एचएस चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, और आपसे सदैव अपेक्षा रखता है कि जब भी हम आपसे समय मांगेंगे आप इसी प्रकार से हमें समय प्रदान करेंगे, क्योंकि ये वार्ता केवल इस पॉडकास्ट तक सीमित नहीं है, प्रदेश के हर व्यक्ति तक जाएगी, देश के हर व्यक्ति तक जाएगी जो आपको सुनना चाहता है और आपको समझना चाहता है और जो आपको आइडियल मानकर आपकी बातों को ग्रहण करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा साबित होगा। आप पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे पॉडकास्ट को, क्योंकि ये पॉडकास्ट करने का उद्देश्य ये था कि आपका जन्म दिवस आ रहा है और आपकी अभी हॉबी हमें पता लगी कि आपको संगीत बहुत पसंद है। तो आज इस पॉडकास्ट के समापन पे आपकी ओर से आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो, जो आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा लगा हो, जिसने आपको प्रेरणा दी हो, जिससे आपको मन प्रसन्न होता हो, वो गीत आज सभी के समक्ष हो जाए। एक गीत है, हो सकता है सारी पंक्तियां ढंग से याद नहीं हो, पर आपके पिछले प्रश्न से थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, जो आपने कहा युवाओं के लिए। तो जो एक गीत है, आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल जो हो जाने वाला है, आने वाला पल
जानने वाला है। वाह, बहुत ही सुंदर। तो पूरे नगर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से, देश के हर नागरिक, हर सनातन प्रेमी की ओर से मैं आपको आपके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। देश के भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन जी पाटीदार साहब द्वारा बहुत सारी जानकारियां आपको साझा की गई, उनकी जीवन शैली, उनके कार्यशैली और आज किस तरह से इस पद का वो निर्वहन कर रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आती है, विपक्ष को लेकर बहुत सारी बातें हुई, कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने संदेश दिए, युवाओं को लेकर उन्होंने प्रेरणादायी संदेश दिए। ये पॉडकास्ट निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुने और यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पॉडकास्ट आपको निरंतर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।